हेलो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे आइकॉनिक म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान के बारे में। वो जिनके गाने सिर्फ गाने नहीं थे बल्कि पूरी जनरेशन की इमोशनल लैंग्वेज बन गए थे। 90 और 2000 के दशक में ए.आर. रहमान ने एक के बाद एक बैक टू बैक हिट्स दी। रोजा, दिल से, बॉम्बे, लगान, स्वदेश, रंग दे बसंती, ताल, हर गाना ऐसा कि लोग सुनते ही कनेक्ट हो जाते थे। उनका म्यूजिक हर हिंदुस्तानी के दिल के करीब था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन। लेकिन पिछले लगभग 10 सालों में हम देखते हैं कि उनका काम उतना हाई प्रोफाइल और पॉपुलर नहीं रहा। लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ समय के साथ नेचुरल स्लो डाउन है या इसके पीछे कुछ और वजह हैं? इस वीडियो में हम इसी को डिटेल में एनालाइज करेंगे। ए.आर. रहमान का ओरिजिनल नाम दिलीप कुमार राजगोपाल था। 1989 में उन्होंने इस्लाम अपनाया और अपनी लाइफस्टाइल में काफी स्ट्रिक्ट इस्लामिक बिलीफ्स को फॉलो किया। उनके रिलीजन के बावजूद उनके गानों ने हमेशा इंडिया के सभी कम्युनिटी को जोड़ने का काम किया। वंदे मातरम एल्बम को पूरे देश ने सर आंखों पर बिठाया। किसी ने कभी उनके रिलीजन को लेकर बायकॉट नहीं किया। उस दौर में उनके रिलीजन को लेकर कोई विवाद नहीं था, क्योंकि उनका म्यूजिक इतना पावरफुल और यूनिवर्सल था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। 90 और 2000 के दशक में ए.आर. रहमान इंडिया के गोल्ड स्टैंडर्ड म्यूजिक डायरेक्टर थे। हर फिल्म मेकर सबसे पहले उन्हें कॉल करता था। हर यंग म्यूजिक लिसनर उन्हें सुनता था। उनके गानों ने जनरेशन को इमोशनल लैंग्वेज सिखाई। लेकिन अब पिछले 10 सालों में उनका प्रोफाइल कम हो गया है। कुछ नए म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे शाश्वत सचदेव, प्रीतम, अमित त्रिवेदी, तनिष बागची, विशाल मिश्रा और सचिन जिगर आज के यूथ में ज्यादा पॉपुलर हैं। उनके गाने सोशल मीडिया रील्स, कॉलेज कैंपस, मीम्स और स्पॉटिफाई टॉप प्लेलिस्ट में ऑर्गेनिकली चल रहे हैं। रहमान ने हाल के इंटरव्यू में कहा कि पिछले सालों में पावर शिफ्ट हुआ है। लोग क्रिएटिव नहीं थे जिन्होंने निर्णय लेने की पावर रखी थी, और हो सकता है कि इसमें कुछ कम्युनल फैक्टर भी रहा हो। लेकिन ये बात तब विवादित लगती है क्योंकि वही रहमान 2025 की बड़ी मूवीज जैसे छावा में म्यूजिक कर रहे हैं। छावा एक ओपनली प्रो हिंदुत्व फिल्म है। उन्होंने खुद कहा कि वो इस मूवी का साउंड ट्रैक बहुत अच्छा है, लेकिन फिल्म उन्हें डिवाइसिव लगी। यहाँ सवाल उठता है, अगर उनका रिलीजन इंडस्ट्री में ब्लॉकिंग फैक्टर है तो फिर इतनी बड़ी प्रो हिंदू फिल्म ने उन्हें क्यों पिक किया? और अगर उन्हें ये फिल्म डिवाइसिव लग रही थी तो फिर उन्होंने इसमें काम क्यों किया? ये क्लियर करता है कि ये मामला सिर्फ रिलीजन का नहीं है। ये एक करियर स्लोडाउन और मार्केट ऑडियंस टेस्ट का रिजल्ट है। पिछले 10 सालों में रहमान ने तमाशा, मोहनजोदड़ो, ओके जानू, लव सोनिया, शिकारा, दिल बेचारा, अतरंगी रे, मिमी, हीरोपंती 2, गांधी गोट और मैदान जैसी फिल्में की। इनमें कुछ गाने पॉपुलर रहे, लेकिन कोई भी ऐसा गाना नहीं था जिसकी रिकॉल वैल्यू 90 से 2000 दशक के गानों जैसी हो। छाया, रंग दे बसंती, स्वदेश जैसे गानों की तरह लोग आज भी पार्टी में सुनकर एक्साइट हो जाएं। आज का म्यूजिक इकोसिस्टम पूरी तरह बदल गया है। जो गाने 10 साल पहले पॉपुलर होते थे वे आज के रीजनरेशन को उतना इम्पैक्ट नहीं देते। अब गाने रील्स, मीम्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ए.आर. रहमान का साउंड और स्टाइल अभी भी शानदार है, लेकिन नए यंग कंपोजर्स की तुलना में ये इतना करंट और ग्लोबली इन्फॉर्म नहीं है। रहमान का ये स्लो डाउन सिर्फ बॉलीवुड में नहीं हुआ, तमिल सिनेमा में भी नए म्यूजिक डायरेक्टर्स उनके डोमिनेंस को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन रहमान इसे सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और प्रो हिंदुत्व फिल्म्स की स्क्रीनिंग सिस्टम पर ब्लेम कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स और कम्युनल हेट्रेड ने इंडस्ट्री में उनके लिए काम मुश्किल कर दिया। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ये काफी हद तक मार्केट शिफ्ट, जनरेशन टेस्ट और ऑडियंस प्रेफरेंस का रिजल्ट है। ए.आर. रहमान की पॉपुलैरिटी स्लो डाउन उनके इंटरव्यू में जो बिटरनेस दिखाई देती है वो उनके करियर डाउनफॉल को रिफ्लेक्ट करती है। अब वे नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है। उनके ऊपर कई नए और पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर्स आगे निकल गए हैं जिनके गाने आज के यूथ को ज्यादा कनेक्ट करते हैं। और फिर भी रहमान आज के नए म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए इंस्पिरेशन बने हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, ए.आर. रहमान की कहानी सिर्फ रिलीजन या पॉलिटिक्स का नहीं है। ये एक करियर स्लोडाउन, ऑडियंस टेस्ट, मार्केट शिफ्ट और नए जनरेशन के टेस्ट का उदाहरण है। एक लेजेंड हमेशा लेजेंड रहेगा, लेकिन इंडस्ट्री और ऑडियंस की प्रेफरेंस बदलती रहती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है, क्या ए.आर. रहमान के करियर स्लोडाउन में उनके रिलीजन का रोल है या ये पूरी तरह मार्केट और जनरेशन शिफ्ट का रिजल्ट है?
नीचे कमेंट में हाँ या ना में जवाब जरूर दें। और अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग एनालिसिस और अपडेट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हम ए.आर. रहमान की पिछली 30 सालों की जर्नी देखते हैं तो ये साफ होता है कि उनके करियर का पीक 90 और 2000 के दशक में था। उस समय उनका म्यूजिक हर फिल्म की पहचान बन जाता था। हर फिल्म मेकर चाहता था कि रहमान उनके प्रोजेक्ट में शामिल हों। हर नई जनरेशन के म्यूजिक लिसनर्स उनके गानों से इमोशन और कल्चरल लैंग्वेज सीखते थे। लेकिन पिछले लगभग 10 सालों में हम देखते हैं कि उनका प्रोफाइल डिमिनिश हुआ है। कुछ लोग इसे रिलीजन और पॉलिटिकल एंगल से जोड़कर देखते हैं। रहमान के हाल के इंटरव्यूज में उन्होंने खुद कहा कि पावर शिफ्ट हुआ, लोग क्रिएटिव नहीं हैं और डिसाइड करने की पावर रखने वाले लोग सही निर्णय नहीं ले रहे। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कुछ कम्युनल फैक्टर भी हो सकता है। लेकिन अगर हम डेटा और फैक्ट्स पर ध्यान दें तो ये क्लियर होता है कि उनका स्लो डाउन सिर्फ ये कारण नहीं है। पिछले 10 सालों में ए.आर. रहमान ने तमाशा, मोहनजोदड़ो, ओके जानू, लव सोनिया, दिल बेचारा, अतरंगी रे, मिमी, हीरोपंती 2, गांधी कोट, मैदान और छावा जैसी फिल्में की। इनमें से कुछ गाने पॉपुलर रहे, लेकिन किसी का रिकॉल वैल्यू 90 और 2000 दशक के हिट्स जैसा नहीं रहा। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री में एक बड़ा ट्रेंड दिखाता है कि अब ऑडियंस का टेस्ट बदल गया है। आज का म्यूजिक मार्केट पूरी तरह डिजिटल और ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल है। गाने अब सिर्फ फिल्म साउंड ट्रैक नहीं है, बल्कि रील्स, सोशल मीडिया, मीम्स और प्लेटफॉर्म्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं। नए म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे शाश्वत सचदेव, प्रीतम, अमित त्रिवेदी, तनिष बागची, विशाल मिश्रा, सचिन जिगर और अरमान मलिक का साउंड बहुत करंट है। उनके गाने आज की जनरेशन और जेन ज़ेड ऑडियंस के टेस्ट में फिट बैठते हैं। वही वजह है कि इनके गाने सोशल मीडिया, कॉलेज हॉस्टल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में वायरल होते हैं। रहमान की तुलना में ये नए म्यूजिक डायरेक्टर्स नए टेस्ट को समझ रहे हैं और उसी हिसाब से म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये किसी रिलीजन से जुड़ा मामला नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सलीम सुलेमान, अमाल मलिक, अरमान मलिक, जावेद अली जैसे मुस्लिम कलाकार लगातार काम कैसे कर रहे होते। इंडस्ट्री में उन्हें उतनी ही हिट्स मिल रही हैं। इसका मतलब साफ है, ए.आर. रहमान का स्लो डाउन मार्केट और जनरेशन टेस्ट का परिणाम है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में पॉपुलैरिटी हमेशा डायनेमिक रही है। जैसे नोकिया और सोनी एरिक्सन का डोमिनेंस था, लेकिन आईफोन ने मार्केट और टेक्नोलॉजी का गेम बदल दिया। उसी तरह म्यूजिक में भी नए साउंड, नए प्लेटफॉर्म्स और नई जनरेशन के टेस्ट ने इंडस्ट्री का फ्लो बदल दिया। रहमान शानदार कंपोजर हैं, लेकिन अब उनके पुराने साउंड और टोन को उतना करंट और वायरल नहीं माना जाता। रहमान ने 2025 की बड़ी फिल्मों में से एक छावा और रामायण जैसी प्रो हिंदू फिल्म्स में म्यूजिक किया। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में अभी भी उन्हें बड़ा प्लेटफॉर्म और काम मिल रहा है। लेकिन वही रहमान इंटरव्यू में ये कहते हैं कि ये फिल्में डिवाइसिव है। इसका मतलब ये है कि उनका स्लो डाउन सिर्फ इंडस्ट्री की अवसर कमी से नहीं है, वो उस बदलाव और अपने करियर डाउनफॉल से चिढ़ रहे हैं। इसके अलावा रहमान का स्लो डाउन सिर्फ बॉलीवुड में नहीं हुआ, तमिल सिनेमा में भी नए म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उनकी जगह ले ली है। ये इंडस्ट्री डायनामिक्स का हिस्सा है। जैसे किसी भी फील्ड में जब नए टैलेंट आते हैं, पुराने लीजेंड धीरे धीरे पीछे हटते हैं, लेकिन ये लीजेंड का इम्पैक्ट कम नहीं करता। ए.आर. रहमान हमेशा इंडिया के सबसे लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक रहेंगे। आज के म्यूजिक मार्केट में रील्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इफेक्ट भी बहुत बड़ा है। गाने अब इंस्टेंट हुक और वायरल फॉर्मेट के हिसाब से बनते हैं। ए.आर. रहमान के पुराने स्टाइल के गाने गहरे और इमोशन हैं, लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड में उतने जल्दी वायरल नहीं होते। यही कारण है कि आज की ऑडियंस उनके गानों से उतना कनेक्ट नहीं कर पा रही है जितना 90 और 2000 के दशक में होता था। इसी कारण रहमान अपने इंटरव्यूज में विक्टिम कार्ड खेलते हुए दिखते हैं। ये बिटरनेस इस बात से आती है कि अब वो इंडस्ट्री में नंबर 1 नहीं है और नए म्यूजिक डायरेक्टर्स उनकी जगह ले चुके हैं। उनके लिए ये मुश्किल है, क्योंकि वो हमेशा इंडस्ट्री के टॉप पर थे और उनका म्यूजिक इंडिया के कल्चरल टोन को शेप करता था। एक और फैक्टर ये है कि इंडिया में अब नेशनलिज्म और कल्चरल शिफ्ट भी हुआ है। आज के नेशनलिज्म और इंडियन ऑडियंस की पॉलिटिकल सेंसिटिविटी बदल गई है। ये एक सोशल और कल्चरल बदलाव है। ऐसे बदलाव कभी भी किसी कलाकार के करियर पर इफेक्ट डाल सकते हैं। ए.आर. रहमान की बिटरनेस कुछ हद तक इसी जनरेशन और कल्चरल टेस्ट शिफ्ट से जुड़ी हुई है। इसलिए साफ है कि ए.आर. रहमान का स्लो डाउन सिर्फ रिलीजन, पॉलिटिक्स या किसी पार्टी की पॉलिसी का रिजल्ट नहीं है। ये इंडस्ट्री की मार्केट डायनामिक्स, ऑडियंस टेस्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नई जनरेशन के टेस्ट ने इंडस्ट्री का फ्लो बदल दिया।
और नए म्यूजिक डायरेक्टर्स की करंटनेस के कारण हुआ है। ए.आर. रहमान का टैलेंट और लेजेंडरी स्टेटस अडॉप्ट नहीं हुआ, लेकिन उनका पॉपुलर प्रोफाइल पिछले 10 सालों में कम हो गया। तो दोस्तों, ये पार्ट 2 बताता है कि करियर स्लोडाउन क्यों हुआ, इंडस्ट्री में नया साउंड कैसे हावी हो रहा है और ऑडियंस टेस्ट कैसे बदल गया। अगली पार्ट 3 में हम इसके इम्पैक्ट, कंसिक्वेंसेस और भविष्य की संभावनाओं पर बात करेंगे। जब हम ए.आर. रहमान के करियर स्लोडाउन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि इसका इंडस्ट्री और ऑडियंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। रहमान 90 और 2000 के दशक में इंडिया के सबसे डोमिनेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे। उनके गाने केवल पॉपुलर नहीं थे, बल्कि पूरी जनरेशन की आइडेंटिटी का हिस्सा बन गए थे। लोग उनके गानों में अपनी इमोशनल लैंग्वेज ढूंढते थे। लेकिन पिछले लगभग 10 सालों में उनके गाने सोशल मीडिया, रील्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में उतने वायरल नहीं हो पाए। इसका मतलब ये हुआ कि उनका कल्चरल इम्पैक्ट कम हो गया। यंग ऑडियंस, खासकर जेन एक्स और जेन जेड, नए म्यूजिक डायरेक्टर्स के साउंड से ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। शाश्वत सचदेव, अमित त्रिवेदी, प्रीतम, विशाल मिश्रा और तनिष बागची जैसे नए कंपोजर्स अपने गानों में ऐसे डिजिटल हुक और वायरल एलिमेंट्स डाल रहे हैं जो आज की ऑडियंस के टेस्ट से मेल खाते हैं। रहमान की स्लोडाउन का दूसरा इम्पैक्ट ये है कि उनकी प्रोफाइल हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स में धीरे धीरे कम दिख रही है। पहले हर बड़े फिल्म मेकर के लिए रहमान नंबर 1 चॉइस थे। अब वही प्रोजेक्ट्स नए म्यूजिक डायरेक्टर्स को मिल रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि इंडस्ट्री में जनरेशन शिफ्ट और मार्केट शिफ्ट हुआ है। तीसरा इम्पैक्ट उनके इंटरव्यू और पब्लिक परसेप्शन पर देखा जा सकता है। रहमान ने हाल में कहा कि इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट हुआ, लोग क्रिएटिव नहीं हैं और डिसाइड करने की पावर सही इस्तेमाल नहीं हो रही। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कुछ कम्युनल फैक्टर भी हो सकता है। इस स्टेटमेंट से उनके पब्लिक इमेज में कंट्रोवर्सी और बिटरनेस का इफेक्ट दिखाई देता है। कई फैंस और क्रिटिक्स ने इसे करियर स्लोडाउन के साथ जुड़ा व्यक्तिगत फ्रस्ट्रेशन माना। चौथा और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि रहमान अभी भी छावा और रामायण जैसी बड़े प्रोजेक्ट्स में म्यूजिक कर रहे हैं, जो ओपनली प्रो हिंदू फिल्म्स हैं। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री में अभी भी उन्हें काम और रिस्पेक्ट मिल रहा है। लेकिन यही कंट्रास्ट उनके स्टेटमेंट और उनकी बिटरनेस को समझाता है। वो फ्रस्ट्रेट है कि अब वो नंबर 1 नहीं रहे और नए कंपोजर्स उनकी जगह ले चुके हैं। फायदा और लर्निंग ये है कि एक कलाकार का करियर कभी स्थिर नहीं रहता। ए.आर. रहमान के स्लोडाउन ने इंडस्ट्री के लिए भी क्लियर मैसेज दिया है कि मार्केट और ऑडियंस टेस्ट हमेशा बदलते रहते हैं। जो एक दशक पहले हिट था, वो आज उतना करंट नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया ने म्यूजिक की डायनेमिक्स को पूरी तरह बदल दिया है। गाने अब इंस्टेंट हुक, वायरल एलिमेंट और ग्लोबल अपील के हिसाब से बनते हैं। इसके अलावा रहमान के करियर स्लोडाउन से इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में नेक्स्ट जनरेशन कंपोजर्स का इमरजेंस और ग्लोबलाइजेशन स्पष्ट हुआ है। आज के म्यूजिक डायरेक्टर्स नए कल्चरल और डिजिटल ट्रेंड्स को समझते हैं। उनके गाने रील्स, मीम्स और सोशल मीडिया में वायरल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री अब सस्टेनेबल और एडाप्टिव हो गई है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बात करें तो ए.आर. रहमान के लिए कई ऑप्शंस खुले हैं। वो अब भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और डिजिटल एल्बम्स में अपनी जगह बना सकते हैं। उनका टैलेंट और क्रिएटिविटी अभी भी अविश्वसनीय है। यदि वो डिजिटल और यंग ऑडियंस के टेस्ट के अनुसार अपने साउंड को एडेप्ट करें तो वो फिर से इंडस्ट्री के टॉप पोजीशन में आ सकते हैं। दूसरी ओर रहमान का स्लोडाउन यंग म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए एक प्रेरणा भी है। वो ये दिखाते हैं कि कैसे एक लेजेंड भी बदलते मार्केट और जनरेशन के साथ एडाप्ट करना सीख सकता है। उनके पुराने गाने आज भी क्लासिक्स हैं और नए कंपोजर्स उनके गानों से प्रेरणा लेते हैं। साथ ही रहमान का केस ये भी सिखाता है कि पॉपुलैरिटी और लेजेंडरी स्टेटस अलग अलग चीजें हैं। वो हमेशा इंडिया के सबसे लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक रहेंगे, भले ही उनका डिजिटल और सोशल मीडिया इम्पैक्ट थोड़ी देर के लिए कम हो गया हो। तो पार्ट 3 में साफ हो गया कि ए.आर. रहमान का स्लोडाउन केवल रिलीजन या पॉलिटिकल कारणों से नहीं है। ये मार्केट शिफ्ट, ऑडियंस टेस्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नए म्यूजिक डायरेक्टर्स के आने का परिणाम है। उनका टैलेंट हमेशा रहेगा, लेकिन इंडस्ट्री और ऑडियंस की अपेक्षाएं बदल गई हैं। इस पार्ट से हम ये सीखते हैं कि एक कलाकार का करियर कभी स्थिर नहीं रहता और सच्ची लेजेंडरी पहचान समय के साथ और बदलती मार्केट के बावजूद कायम रहती है। ए.आर. रहमान अब भी इंडिया के सबसे बड़े और इन्फ्लुएंशियल म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि ए.आर. रहमान फिर से डिजिटल और यंग ऑडियंस के टेस्ट के अनुसार अपने करियर को रीबिल्ड कर सकते हैं, या उनका लेजेंडरी टाइटल ही अब उनका सबसे बड़ा एसेट रहेगा?
नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अब हम ए.आर. रहमान के करियर स्लोडाउन को पूरी तरह से समेट कर देख सकते हैं। 90 और 2000 के दशक में रहमान इंडिया के सबसे पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल म्यूजिक डायरेक्टर थे। उनके गाने सिर्फ गाने नहीं थे, बल्कि पूरी जनरेशन की इमोशनल लैंग्वेज बन गए थे। रोजा, दिल से, बॉम्बे, लगान, स्वदेश, रंग दे बसंती जैसे गानों ने इंडियन म्यूजिक को एक नया स्टैंडर्ड दिया। लेकिन पिछले लगभग 10 सालों में उनका प्रोफाइल धीमा पड़ गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया की बदलती डायनेमिक्स, नई जनरेशन के टेस्ट और नए म्यूजिक डायरेक्टर्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने उनकी जगह ले ली। ये केवल मार्केट और ऑडियंस का बदलाव है, न कि उनके टैलेंट की कमी। रहमान अभी भी लेजेंड हैं, लेकिन उनके गाने अब उतने वायरल नहीं होते। रहमान के इंटरव्यूज और स्टेटमेंट्स ने दिखाया कि वो इस बदलाव से थोड़ा फ्रस्ट्रेट और बिटर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट हुआ है और कुछ कम्युनल फैक्टर भी असर डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम फैक्ट्स देखें तो ये स्पष्ट है कि उनके स्लोडाउन का मुख्य कारण मार्केट शिफ्ट, जनरेशन शिफ्ट और नए डिजिटल टेस्ट है। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि रहमान अभी भी बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे छावा और रामायण में म्यूजिक कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री में उनका नाम और टैलेंट अभी भी वैल्यूड है। लेकिन वही रहमान बिटरनेस दिखाते हैं कि अब वो नंबर 1 नहीं रहे। ये करियर स्लोडाउन केवल उनके लिए व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन इंडस्ट्री में उनका इम्पैक्ट अभी भी क्लियर है। फ्यूचर की संभावनाओं की बात करें तो ए.आर. रहमान के लिए रास्ते खुले हैं। अगर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और यंग ऑडियंस के टेस्ट के अनुसार अपने म्यूजिक साउंड को अडॉप्ट करें, तो वो फिर से टॉप पोजीशन हासिल कर सकते हैं। साथ ही उनके पुराने गाने आज भी क्लासिक्स हैं और नए म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए इंस्पिरेशन है। तो इस पूरी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पॉपुलैरिटी और लेजेंडरी स्टेटस अलग चीजें हैं। ए.आर. रहमान हमेशा इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक रहेंगे। उनका टैलेंट, क्रिएटिविटी और कल्चरल इम्पैक्ट आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल रहेगा। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि ए.आर. रहमान फिर से डिजिटल और यंग ऑडियंस के टेस्ट के अनुसार अपने करियर को रीबिल्ड कर पाएंगे, या उनका लेजेंडरी टाइटल ही उनका सबसे बड़ा एसेट रहेगा? कमेंट में हाँ या ना में जवाब जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप आने वाले सभी इंटरेस्टिंग एनालिसिस वीडियो देख सकें।